सो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज का टॉपिक है कक्षा 10th का विज्ञान पार्ट फर्स्ट। पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। यह होती क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। मतलब किसी भी दो पदार्थ को मिलाने के बाद जो हमें नया पदार्थ मिलता है उसमें जो प्रक्रियाएं होती है उसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रियाएं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिक्स किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये हो गया एक हमारा रासायनिक अभिक्रिया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि चाय में तीन चार पदार्थ मिलता है। चाय में दूध, चीनी, चाय पत्ती, पानी, ये सबको मिलाकर हम एक चाय बनाते हैं जिसमें नए पदार्थ के साथ नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ हमें मिलता है। वो सब पानी था, उसमें मिक्स करने के बाद हमें मिला ना मीठापन, चाय, नया नाम मिला उसे, उसमें एक नया गुणधर्म आया, नया पदार्थ बना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया ही कहा जाता है। ठीक है, अगला जाता है ये चीज़ अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, मतलब अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, इन दोनों अभिक्रिया में भाग लिया है तो ये हमारा हो गया अभिकारक। उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। मतलब इन दोनों को मिक्स करके जो हमारा नया पदार्थ मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिला है हमें, ये हमारा हो गया उत्पाद। ये पेपर में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि अभिकारक और उत्पादक क्या होता है। तो सिंपल, अभिकारक क्या होता है? जो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। उत्पाद जो हमें नए पदार्थ अभिक्रिया में जो नए पदार्थ हमें बनके मिलते हैं उसे उत्पादक कहा जाता है। नाम से ही पता चल जाए उत्पाद मतलब उत्पाद क्या हुआ। अभिकारक मतलब उसमें उसमें भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण। अभिलक्षण मतलब जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, क्या बनता है, मतलब किस चीज़ का परिवर्तन होता है, उसमें ताप में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना, इसे कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? तो ये है रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य लक्षण। पहला है गैस का निकलना, दूसरा अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। मतलब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो अवशेष बनते हैं, अवशेष बनके जो अभिलक्षित होते हैं, दिखते हैं हमें उसके अवशेष, तो उसे हम अवशेष का बनना मतलब इन सबको दर्शाती है। जैसे पहला है क्या है? गैस का निकलना। गैस का निकलना है मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस निकलने से अभिलक्षित होती है। ठीक है, तो एक एक करके मैं इसका एक एक उदाहरण बता देता हूँ। पेपर में ज़्यादा नहीं, एक एक उदाहरण पूछ लिया जाता है तो एक उदाहरण बता देता हूँ मैं। गैस का निकलना, जैसे कि बताया था, कुछ अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें जिंक के दाने डालते हैं, उसके ऊपर से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं और जिंक के दाने के आसपास हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि गैस का निकलना, मतलब इसमें गैस निकल रही है और यह अभिलक्षित हमें दिखता है, अभिलक्षित होती है। ठीक है, तो ये था प्रमुख अभिलक्षण पहला। अब आगे देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है अवक्षेप का बनना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवशेष के बनने से अभिलक्षित होती है। मतलब अभिक्रियाओं में अवशेष हमें नज़र आते हैं तो उससे हमें अभिलक्षित होती है, मतलब हमें दिखते हैं। जैसे कि एक प्रश्नावली लेते हैं, एक एक उदाहरण बताते जाता हूँ। पेपर में एक एक उदाहरण पूछ लेते हैं तो मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अवक्षेप का बनना एक उदाहरण दीजिए। तो दे सकते हैं ऐसे उदाहरण। देखते हैं पहले, एक प्रश्नावली लें। ठीक है, उसमें कुछ लेड नाइट्रेट
लेते हैं, एक प्रश्नाली में लेड नाइट्रेट लेते हैं, उसमें उसके ऊपर से पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिला देते हैं, ठीक है। तुरंत लेड आयोडाइड जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो लेड आयोडाइड पीले रंग का बनता है, जबकि वो रंगहीन रंग का होता है तो पीले रंग का उसका अवशेप बनता है। तो हमें उसमें अवशेप का बनना भी पता चलता है, ठीक है। तो देखते हैं अगला पॉइंट। सो गाइस, अगला पॉइंट है रंग में परिवर्तन। कुछ अभिक्रियाएँ, रासायनिक अभिक्रियाएँ रंग में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होती है। जैसे कि कोई भी अभिक्रिया होगी जिसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है तो रंग में परिवर्तन को अभिलक्षित करती है। जैसे एक प्रश्नाली लेते हैं, उसमें तनु पोटेशियम परमैंगनेट का विलय लेते हैं, ठीक है, परमैंगनेट का विलय लेते हैं और उसमें बूंद बूंद करके नींबू का रस डालते हैं। डालने से पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है बैंगनी रंग का होता है, धीरे धीरे वो हल्के बैंगनी का हल्का रंग होता चला जाता है, बाद में वो धीरे धीरे रंगहीन हो जाता है, मतलब बैंगनी रंग जो होता है उससे हट जाता है, तो अलग ही रंग का हो जाता है। तो ये था रंग में परिवर्तन। एक उदाहरण, जैसे दूध होता है, हम जब चाय बनाते हैं उसमें 2-3 चीज़ मिलाते हैं, दूध में चीनी हो गया, चाय हो गया, चाय पत्ती, ये सबको मिलाकर एक चाय बन जाता है अलग ही रंग का, ठीक है। तो उसमें भी एक रंग में परिवर्तन हुआ। तो इसी प्रकार ये रंग में परिवर्तन होने को अभिलक्षित करते हैं कुछ अभिक्रियाएँ, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट था ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ताप में परिवर्तन के द्वारा अभिलक्षित होती है, ठीक है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ताप में परिवर्तन होता है, उसके हमें वहाँ से अभिलक्षित कराता है वो। जैसे अनबूझा चूने में जल मिला देते हैं, मिलाने के बाद वो बूझे चूने में परिवर्तन जब होता है तब उसमें से ताप निकलता है बाहर, ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक लिया कांच का, ठीक है, बीकर लिया, उसमें अनबूझा चूना जिसे हम होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड होता है अनबूझा चूना में, ये जल मिलाया, उसमें से ये ताप निकल रहा है अनबूझे चूल्हे में से, ठीक है। तो इसे हम ताप में परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ अनबूझे चूने और जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया में बूझे चूने का बनना ताप में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होती है। तो ये था रासायनिक अभिक्रिया ताप में परिवर्तन का होना, ये था चौथा पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट है पाँचवा, अवस्था में परिवर्तन। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया इसमें अवस्था में परिवर्तन को अभिलक्षित करती है, मतलब हमें वो दर्शाती है। जैसे कि मोमबत्ती जब हम जलाते हैं तो उसकी अवस्था होती है ज़्यादा लंबी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, छोटी होती चली जाती है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, हाँ होता है। तो वो होता है कि अवस्था में परिवर्तन को अभिलक्षित करती है, मतलब वो हमें अवस्था में परिवर्तन को दर्शाती है। ये था आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण जो थे पाँचों का मतलब एक पॉइंट बता दिया है। गैस का निकलना, अवशेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। पेपर में ज़्यादा नहीं, इनके डेफिनेशन या फिर उनका एक उदाहरण पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से देख लेना और समझ भी लेना। सो गाइस, अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को इसमें सम्मिलित पदार्थों के प्रतीक और सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे किसी भी चीज़ को एक छोटे से फॉर्म में लिख देते हैं, जिंक Zn से, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से, ठीक है, ऑक्सीजन को O2 से। इनके प्रतीकों सूत्रों के रूप में, सूत्रों की सहायता से एक समीकरण बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि जिंक का प्रतीक क्या है, Zn, ठीक है, सल्फ्यूरिक का ये H2SO4, ऑक्सीजन का O2, कार्बन का C, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और हाइड्रोजन का H2। तो इनके प्रतीकों और सूत्रों को जोड़कर, मतलब निरूपित कर, उन दोनों की सहायता से एक समीकरण तैयार किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बता देता हूँ, एक उदाहरण के लिए Zn है, Zn में प्लस कर देंगे हम सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या पदार्थ, ZnSO4, ठीक है, ये मिला है जिंक ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा H2 अलग,
ये हो गया एक समीकरण, रासायनिक समीकरण। इस प्रकार को लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। और एक बता देता हूँ, जैसे है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें हमारा क्या बनेगा, जैसे ये हो गया ऑक्सीजन C, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया CO2। इन सूत्रों में लिखने को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, बताया था। जैसे यहाँ है, प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इस प्रकार की विधियों को, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है संतुलन समीकरण और असंतुलन समीकरण। कोई पेपर में पूछ लिया जाता है संतुलन समीकरण किसे कहते हैं या फिर असंतुलन समीकरण किसे कहते हैं, इनका एक उदाहरण भी लिखिए। तो संतुलन समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है। मतलब उसमें जो हम मिला रहे हैं उसकी परमाणु संख्या और जो हमें बन के प्राप्त हुआ है उसकी परमाणु संख्या बराबर होगी। जैसे कि ये है कार्बन में परमाणु संख्या A, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ खाली है, तो इसमें है जैसे कि 2, यहाँ पे भी है 1 है तो 1 ही आया, यहाँ पे C2 है तो यहाँ पे भी C2, तो ये बराबर है, तो इसे हम संतुलन समीकरण कहा जा सकता है इसे। या फिर दूसरा उदाहरण Zn, दूसरा उदाहरण यही वाला, दूसरा उदाहरण ये ले सकते हैं Zn H2SO4, Zn के साथ कुछ नहीं है, 1 है तो 1, SO4 ही है तो यहाँ पे भी SO4 ही आया, और H2 हाइड्रोजन जो कि H2 था तो यहाँ पे भी H2 है। जहाँ पे इनकी संख्या से बराबर हो वो होती है संतुलन। ठीक है, अब आए देखते हैं असंतुलन। अब है असंतुलन रासायनिक समीकरण। इसमें क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की असमान संख्या होती है। मतलब अभिकारकों और उत्पादक दोनों की जो परमाणु संख्या है वो बराबर नहीं होगी। संतुलन में क्या था कि अभिकारकों की परमाणु संख्या उत्पादकों की परमाणु संख्या बराबर होती है, लेकिन इसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या और जो उत्पादकों की परमाणु संख्या है वो बराबर नहीं होगी। उसे असंतुलन रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि ये H2O + O2 बन के बना H2O, तो ये है अभिकारक और ये है उत्पाद जो हमें बन के तैयार हुआ है उत्पाद, और जो हमने जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो इन दोनों ने लिया, इसके H2 हाइड्रोजन के साथ है 2 परमाणु, यहाँ पे भी 2 है, चलो ये ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ 2 परमाणु है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। तो ये एक उदाहरण हो गया किसका, असंतुलन का। ठीक है, इस प्रकार होगा, इसे कहा जाता है असंतुलन रासायनिक समीकरण, जिसमें अभिकारकों और उत्पादकों की जो परमाणु संख्या होती है वो बराबर नहीं होती है। इस वीडियो में इतना ही, आगे का नेक्स्ट पार्ट में है जिसका लिंक नीचे दे दिया गया है। वीडियो समझ आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।